भारत के संविधान को हम सरलता से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान श्रृंखला में आज हम इस भाग में अन्य अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बंधुओं, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के इस श्रृंखला को और इसे आगे बढ़ाते हैं। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बंधुओं, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20, 21, 21A और 22 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को यदि किसी ऑफेंस के लिए या उसने कुछ कानून के खिलाफ या विधि विरुद्ध काम किया है, उसके लिए उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को उस समय का जो भी सज़ा का दंड का प्रावधान है, उससे उसको ज़्यादा की सज़ा नहीं मिल सकती। इसको सिंपल तरीके से सरलता से ऐसे समझते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने जनवरी 2020 में कोई क्राइम कमिट किया और उसकी पर्टिकुलर सज़ा 3 साल की है, और सरकार ने जनवरी 2022 में उसी सज़ा का अमेंडमेंट करके उसमें यानी सज़ा को बढ़ा दिया, 5 साल कर दी 3 के बजाय। क्योंकि हमारे यहाँ केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं और ये व्यक्ति जिसने ये क्राइम कमिट किया वो अंडर ट्रायल है। काफ़ी सालों तक केसेस चलते हैं हमारे यहाँ, लंबे समय तक चलते हैं। तो उसका जजमेंट आ रहा है 2023 में, जनवरी में मान के चलिए। तो उसको सज़ा 5 साल की नहीं मिलेगी, उसको 3 साल की ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने जब क्राइम कमिट किया 2020 में तब सज़ा का या दंड का प्रावधान 3 साल की थी। बस सरलता से ऐसा ही समझिए कि उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं मिल सकती। इसका दूसरा क्लॉज है, नो पर्सन शॉल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी दोषी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। और ये तीसरा क्लॉज, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए या विटनेस देने के लिए उसका प्रोटेक्शन मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 और 26 के तहत, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 162 भी यही कहता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पुलिस को दिया गया बयान, स्टेटमेंट, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो यही प्रोटेक्शन मिलता है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो पुलिस या प्रशासन उसको खुद के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति को पुलिस डरा धमका कर, मार पीट कर उससे एक्सेप्ट करने के लिए, कन्फेस करने के लिए कहती है, और कोई व्यक्ति डर के मारे या किसी कारणवश उसने एक्सेप्ट कर भी लिया, और कोर्ट में जाके यदि वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो कोर्ट में जो वो कहेगा वो एडमिसिबल होगा। यही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो मैंने आपको कहा सेक्शन 162 और इंडियन एविडेंस एक्ट का 25, 26 यहाँ पर लागू हो जाता है। इसमें एक बात और मैं ये बताना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज है और उसे अभियुक्त बनाया गया है और उसने वो मर्डर किया नहीं, और कोर्ट में फिर भी वो किसी कारणवश, किसी के दबाव में हो, डर के हो, या उसके घर वालों के जान खतरे में हो, किसी के कारणवश उसने यदि कोर्ट में जज के सामने उसने अगर एक्सेप्ट कर भी लिया कि हाँ कि मैंने ये मर्डर किया है, लेकिन उसको वो मर्डर के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं, तो भी कोर्ट सिर्फ उसके कहने मात्र से उसको दोषी करार देकर उसे दंड नहीं दे सकती। उसके लिए उसके विरुद्ध साक्ष्य, प्रमाण, सबूत चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि एक व्यक्ति ने सही में किसी अमुक व्यक्ति का मर्डर कर दिया हो और वो ये कह रहा हो कि हाँ कि ये मर्डर मैंने किया है, और मर्डर वेपन मेरे घर में कबर्ड में यहाँ रखा है, और मैंने इस फलाना व्यक्ति की जो डेड बॉडी है मैंने यहाँ पर दफना दी है, और पुलिस उसके बयान के अनुसार उस आरोपी के वो मर्डर वेपन और डेड बॉडी रिकवर करती है, तब जाके उसके विरुद्ध वो दोष सिद्ध हो जाता है, वो अपराधी बन जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए हैं। बस इस प्रकार से ये समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। ये तो पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है,
लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को समय समय पर इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है। इसको सिर्फ यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी और टू राइट टू लिव लाइफ का मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि राइट टू लिव लाइफ का मतलब पशुओं के भांति जीवन जीना नहीं, बल्कि मानव जीवन ये गरिमामय प्रतिष्ठापूर्ण जीवन होना चाहिए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में यहाँ तक कहा है कि ये आर्टिकल 21 अपने आप में इसमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सम्मिलित है कि पूरा पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स का है उतने नहीं होंगे जिसमें एक आर्टिकल 21 में ये सारे सम्मिलित होते हैं। आपको यदि वो 2017 का केस याद होगा, आधार कार्ड आधार नंबर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा था कि इसी के अंदर जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इसी के अंदर सम्मिलित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी अपने इंटरप्रिटेशन में कहा है कि इसी एक आर्टिकल में बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट सम्मिलित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा। बंधु, नेक्स्ट आर्टिकल है 21A, राइट टू एजुकेशन। इसमें लिखा है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। बंधु, ये आर्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्लॉज 1 में ये लिखा है कि किसी व्यक्ति को यदि क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल एक्टिविटी के चार्जेस में उसको यदि अरेस्ट किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले सूचित किया जाएगा कि किस कारणवश उसे अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद उसे ये अधिकार होगा कि वो अपने पसंदीदा या मन मुताबिक किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी एडवोकेट को वो संपर्क करे, ये उसके पास अधिकार होगा। क्लॉज 2, इसमें कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, किसी भी आरोपी या अभियुक्त को, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट के सामने यानी जो क्रिमिनल कोर्ट, जो सेशन कोर्ट होता है ना, उसके जज को मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसके सामने 24 घंटे के भीतर उस आरोपी को, उस अभियुक्त को पेश करना होगा। लेकिन इसमें और एक बात है, ये है कि सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। मतलब समझिए कि एक व्यक्ति को इन्होंने, जहाँ पर उसने क्राइम कमिट किया और उसको किसी और जगह से इन्होंने अरेस्ट किया और वहाँ से उस जगह पर आने के लिए इनको 10 से 12 घंटे यदि लग जा रहे, तो 10-12 घंटे का जो वो जर्नी है, अगर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है तो आधा दिन तो ऐसे चला गया ट्रैवलिंग में, जर्नी में। तो उस टाइम को छोड़कर, ट्रैवलिंग के जर्नी के टाइम को छोड़ करके 24 घंटा माना जाएगा। इस प्रकार क्लॉज नंबर 3, नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an alien or, मतलब उस कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है और वो शत्रु है, उस पर यह लागू नहीं होगा। और सब क्लॉज बी, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हमने जो क्लॉज 1 और 2 अभी देखा, इसे पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। पुनिटिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जिसे हम दंडात्मक गिरफ्तारी कहते हैं, पुनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम कोई व्यक्ति अगर वो कर सकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को या सरकार को ऐसा अंदेशा है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लोक व्यवस्था खराब हो जाए, तो उस आशंका पर उसे वो डिटेन या अरेस्ट कर सकती है। उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। ये जो क्लॉज 4 से लेके 7 तक है, बस ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ही है। तो आइए थोड़ा हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को थोड़ा सा विस्तार में बात करें। सबसे पहले इस कानून को ब्रिटिशर ने बनाया था 1939 में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के नाम से। वैसे तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 1915 में ही बनाया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तभी इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1939 में।
इन्होंने बनाया इसलिए था क्योंकि उनको भी ऐसा अंदेशा होता था कि जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं या मतलब लड़ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो भारत के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप या एसोसिएशन है जो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, भारत में विद्रोह कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो भारत के बाहर से जो हमले होते थे उनके लिए भी ये था खासकर। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे नेताओं को ऐसा लगा कि इस प्रकार के कानून की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन क्योंकि हमारे देश को अभी आज़ादी मिली थी, वो भी विभाजन के बाद, मज़हब के आधार पर जो विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, और कई सारे दंगे हुए थे, हमारी हालत बहुत ख़राब थी। तो इनको, हमारे नेताओं को फिर ऐसे आशंका हुई कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ ना हो करके हम इस कानून को हम हमारे हिसाब से बनाएंगे। तो 1950 में सरदार पटेल ने प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल पेश किया और इसे कानून बना दिया गया। अब आप सोचेंगे कि 1950 में ये कानून कैसे बन सकता है कि हमारा आज़ादी के बाद हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन था, आम चुनाव, वो तो 1951 में हुए अक्टूबर में, और वो फरवरी 1952 तक चला। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वही हमारी पहली संसद मानी गई है, और वहाँ पर जो भी कानून बनते थे उसको उतनी ही वैलिडिटी मिलती थी जैसा आम चुनाव के बाद जो कानून बने हैं। उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी पहली संसद थी। तो 1950 में ही ये कानून बन चुका था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। ये इस प्रकार बनाया गया था कि इसको एक एक साल के लिए हम एक्सटेंड करेंगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये 1969 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1969 के बाद जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे मीसा कहा गया 1971 में। और इंदिरा गांधी ने इसका जो यूज़ किया, मैं कहूँगा इसका जो मिसयूज़ किया, जो दुरुपयोग किया इमरजेंसी के दौरान, इसी एक्ट के अंतर्गत जितने भी नेता थे, विपक्ष के नेता, वो चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे कई नेताओं को जेल में इसी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर। और सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, कई बड़े पत्रकार, सोशल वर्कर और कई सारे लोगों को, कई आर्टिस्टों को भी इसी मिसा के तहत सरकार ने जेल में डाल दिया था। कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो सरकार के खिलाफ कुछ भी कहता हो, लिखता हो या बोलता पाया गया हो, उन सबको जेल में डाल दिया जाता था इसी मिसा के तहत। जो कोई भी इंदिरा सरकार नहीं, जो कोई भी इंदिरा गांधी या संजय गांधी के खिलाफ बोलता था, उन सबको जेल में ठूस दिया जाता था। इसलिए बाद में इस एक्ट को मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा एंड संजय एक्ट कहा जाने लगा। अब इसमें एक रोचक बात है कि लालू प्रसाद यादव जब जेल में था, उस अभी उसे बेटी हुई। इमरजेंसी के दौरान जब लालू प्रसाद यादव को बेटी हुई, तो उसने अपनी बेटी का नाम मीसा ही रखा, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मीसा भारती। तो इसी मीसा एक्ट के ऊपर उसने अपनी बेटी का नाम रख दिया, मीसा। इस मीसा एक्ट को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जानबूझकर 9th शेड्यूल में प्री प्लान करके डलवाया था, जिसमें सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है। क्योंकि 9th शेड्यूल के जितने भी एक्ट्स हैं वो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, इसलिए उसी 9th शेड्यूल में ये मीसा एक्ट को डलवाया गया था। अच्छा, इस मीसा एक्ट के पहले 1968 में एक एक्ट और बनाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, जिसे कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इस्मा। ये एक्ट बनाया गया था कि देश के जो फूड सप्लाई या मेडिसिन सप्लाई जो चेन है वो कभी ब्रेक ना हो। देखिए, ये सारे जितने एक्ट्स है वो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, अखंडता है, संप्रभुता है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाए जाते हैं। अब इसके बाद इमरजेंसी के थोड़े समय पहले दिसंबर 1974 में एक एक्ट और बनाया गया था, जिसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। काफ़ी बड़ा नाम है, कोफे पोसा। इसको इसलिए बनाया गया था, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी धांधलियाँ होती थी या स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होती थी, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ही इसे बनाया गया था, जो आज तक चल रहा है। ये जो एस्मा है ये आज नहीं है, मीसा तो हटाया दिया गया मोरारजी देसाई द्वारा, क्योंकि 1977 में जब इलेक्शन हुए थे, काफ़ी सारे
नाराज़ थे सभी इंदिरा गांधी से। उस समय जनता पार्टी को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई पीएम बने। उन्होंने आते ही इस मीसा एक्ट को 1971 में जो लागू हुआ था उसे उन्होंने हटा दिया। कोफे पोसा को लेकिन उन्होंने हटाया नहीं और वो आज भी चल रहा है। इसके बाद फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने एक एक्ट लाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी को आज हम रासुका भी के नाम से भी जानते हैं, रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये आज भी शुरू है। और उसके बाद जब 84 में उनका मर्डर हुआ कि आतंकवाद उस समय चरम पर था, तो उसी वजह से उनकी जब हत्या हुई, उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक नया एक्ट लाया, वो था टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे ताड़ा कहा गया, जो बहुत ही कठोरतम कानून था। आप सब जानते होंगे कि इस कानून के अंतर्गत वो बहुचर्चित और प्रसिद्ध किस्सा है ना, वो जो संजय दत्त को भी टाड़ा के अंतर्गत वो जेल गया था, उसको सज़ा भी हुई थी उसको। और ये लेकिन इस कानून को फिर 1995 में इसे हटा दिया गया पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। फिर क्योंकि इस प्रकार का कुछ कानून चाहिए था, फिर एनडीए की जब सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने एक कानून लाया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, 2002 में। और उसके 2 साल तक ही ये चला। 2004 में जब वापस यूपीए की सरकार आई, कांग्रेस जिसमें लीडिंग पार्टी थी, तो इन्होंने 2004 में इस पोटा एक्ट को ख़त्म कर दिया, ये कहते हुए कि ये बहुत ही कठोर कानून है। जबकि ऑलरेडी इन्होंने इस तरह के कानून पहले ला चुके थे, जैसे मीसा था, कोफे पोसा आज भी चल रहा है, एनएसए भी लाया था और एनएसए आज भी चल रहा है। तो इन्होंने फिर एक जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में ही बन गया था, उसके अंदर ही इन्होंने पोटा के जितने भी सेक्शंस, जो भी प्रावधान थे, उसी में डाल दिए। इसको और कठोर बनाया दिया गया। और ये जो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट है, ये आज भी चल रहा है। इवन अभी 2019 में जो अभी प्रेजेंट हमारी सरकार है बीजेपी की, एनडीए की, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने इसमें और कुछ प्रावधान जोड़ के इसे और कठोर बना दिया गया। तो दोस्तों, ये बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये सारे जो कानून हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत ये आते हैं। ये क्लॉज 4 आर्टिकल 22 का, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शॉल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड दैन 3 मंथ्स अनलेस। किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत यदि उसे अरेस्ट किया जाता है तो 3 महीने के ऊपर उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है। यदि पुलिस या प्रशासन को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को इससे भी ज़्यादा डिटेन करके रखना चाहिए, अरेस्ट करके कस्टडी में रखना चाहिए, तब उन्हें एक एडवाइजरी बोर्ड है जिनसे उनको परमिशन लेनी होगी। एडवाइजरी बोर्ड में या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, या प्रेजेंट सिटिंग जजेस, या ऐसे जजेस हो सकते हैं जो क्वालिफाई करते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। ऐसे एक उसमें 3 लोगों की एडवाइजरी बोर्ड होती है। वो ऐसे इनके पास से वो परमिशन ले करके ही उनके जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसे कस्टडी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें क्लास 5 में कि जो व्यक्ति डिटेनी है, जिसे अरेस्ट किया गया है, उसे ये अवसर दिया जाएगा कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि मेरे खिलाफ ये जो डिटेंशन हुआ है, उसके लिए उसके पास एक अवसर होना चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो 370 जब आर्टिकल ये रिपील हुआ था जम्मू कश्मीर से, तब वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जैसे वो महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, इनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, क्योंकि सरकार को, प्रशासन को ऐसा अंदेशा था कि ये कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। तो वो था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो वो भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो बंधु, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आज भी हमारे देश में जो कोफे पोसा है वो अभी भी स्टिल इज़ इन फोर्स। उसके बाद जो UAPA है, अभी हमने जो बात की, और NSA है जो रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये आज भी ये सब लागू है। तो बंधु, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23।
prohibition of traffic in human beings and forced labor. Traffic in human beings and beggar and to other similar forms forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. बदो आर्टिकल 23 को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि जैसे ये मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर या ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, मजदूरी करवाना, ये सब निषेध है। ये हम नहीं कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मानव तस्करी होती है, कई बार उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो निकाल लिए जाते हैं, उसके लिए मानव तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खासकर जो बेबी गर्ल है, लड़कियां, उनकी भी तस्करी बहुत होती है। और उसके बाद जो बंधुआ मजदूर, जैसे जिसको ज़बरदस्ती गुलाम बनाकर किसी को काम करवाना, वो भी नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 23 इसके लिए प्रोहिबिट करता है। और किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, मजबूरी में काम करवाना, किसी के ने विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा नहीं है, उसको ज़बरदस्ती काम करवाना, ये सब प्रोहिबिट है, निषेध है। ये सब नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद सेकेंड क्लॉज देखते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शॉल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। बट वो ये पढ़ के थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। फिर भी जब कभी स्टेट, राज्य या केंद्र सरकार जब कभी चाहेगी कि देश में कोई राष्ट्रहित के लिए कोई काम हो, इवन इमरजेंसी के दौरान, तब वो कंपलसरी सर्विस के लिए वो आह्वान कर सकती है लोगों से। तब आपको वो सर्विस देनी ही पड़ेगी। उसके लिए किसी से भेदभाव नहीं होगा, ये रिलीजन, रेस, कास्ट या कोई भी क्लास का हो। ये कहता है, यानी राष्ट्रहित के लिए आपको यदि सरकार आह्वान करती है तो उस समय आपको राष्ट्रहित के लिए वो काम करना ही पड़ेगा। ये इसका सेकंड क्लॉज का ये मतलब है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल 24 पे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये बाल श्रम, बाल मजदूर, ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बाल मजदूर की बहुत होती है। जिन बच्चों की उम्र 14 साल या 14 वर्ष है या उससे कम है, उन्हें आप एज वर्कर, लेबर, उन्हें आप काम पर नहीं रख सकते। ये भी निषेध है, नहीं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है।